आज पार्ट 10 की बात करेंगे। हम 11वीं कक्षा के सिलेबस को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो सीबीएसई की भी डेट शीट आ गई है। 4 मई से एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो हमारे 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं 11th क्लास के जो पेपर है उनकी बहुत जल्दी से डेट शीट आ सकती है। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट। विकास क्या है, विकास वृद्धि से किस प्रकार अलग है, विकास के क्या प्रतिमान होते हैं, और वर्तमान पीढ़ी के दावे को हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग विकास में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि विकास असलियत में होता क्या है, या विकास जो है वृद्धि से किस प्रकार अलग है। अगर विकास की बात करें तो विकास का मतलब तो लगातार किसी चीज़ की वृद्धि होते रहना, हम इसे विकास कह देते हैं। लेकिन विकास असलियत में वृद्धि से किस प्रकार अलग है। देखिए, भारत में धनी एवं निर्धन दोनों ही के बीच में हमेशा से असमानता रहती है। हमने अधिकार चैप्टर जब किया था तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। और भारत लगातार वृद्धि तो करे जा रहा है, विकास भी किए जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो तीव्र गति से हमारा विकास हो रहा है उसकी वजह से धनी और निर्धन यानी कि दोनों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इसलिए विकास का एक हम लोग एक मीनिंग निकाल सकते हैं, सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास होना। और सतत विकास का मतलब होता है भावी पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित करना। यही हमारा मोटिव होना चाहिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हम आगे की पीढ़ी के लिए काम नहीं करेंगे तो विकास असलियत में होगा नहीं। जैसे आपने स्कूल खोला, ठीक है, अगर आपने बोला कि मैं तो सिर्फ इसी सेशन के लिए स्कूल खोल रहा हूँ तो ये मेरा तुम्हारा विकास हो गया, दिस इज़ नॉट ए विकास। ये तो आपने कभी काम कर दिया। विकास का मतलब है कि आपने कभी स्कूल खोला है, आने वाले 100 वर्षों तक उसमें बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ये असलियत में विकास है कि आगे आने वाले सभी बच्चों के लिए उसमें काम होने वाला है। तो ये विकास है, ना कि आपने इस सेशन के लिए स्कूल खोल दिया। ये विकास बिल्कुल नहीं होता। ये तो आपने एक अपना बिजनेस खोल लिया है कि आपको इस साल तक के लिए चाहिए कुछ, तो आपने कर लिया फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये विकास की परिभाषा कभी नहीं होती। विकास असलियत में राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमेशा ही होता है। और हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो विकास हो रहा है, तो अगर हम देखते हैं, अगर आज के टाइम की बात करें तो गरीबी जो है अभी भी समस्या बनी हुई है, उनमें सुधार नहीं हो रहा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो जब इसमें भी सुधार होगा तो मैं उसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना की है जिसके लाइट हाउस के नाम से दिया। तो उन्होंने 6 राज्यों में गरीबों को घर देने के लिए, घर बनाने की नींव रखी है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत कम पैसों में वो घर लोगों को मिलेगा। तो यानी कि ये विकास है कि हाँ भी उन लोगों को कम पैसों में घर मिलेगा और उनको अपना पक्का घर मिल जाएगा। दिस इज़ ए विकास। हम इसे विकास कह सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फ़ायदा होगा। ये सिर्फ विकास तब नहीं होता कि अगर उनको 2-3 लाख रुपए दे दिए कि आप अपना घर बना लो, ये विकास नहीं होता, क्योंकि 2-3 लाख रुपए में घर तो बनता नहीं है, ठीक है। वो 2-3 लाख रुपए अपने घर के खर्च में वैसे ही ले लेते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा। उनको पक्के घर बना के दिए जा रहे हैं और उनको कम पैसों में दिए जा रहे हैं। तो ये विकास है कि जिनकी अर्निंग बहुत कम है वो अपना घर आराम से ले सकते हैं। विकास के क्या उद्देश्य होते हैं, विकास की चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं और विकास के उद्देश्य के बारे में। तो विकास की चुनौतियां हैं और विकास के जो उद्देश्य हैं दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन का निम्नतर स्तर होना। जीवन का निम्नतर स्तर होना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा दरिद्रता का एक काम आता है। इसमें क्या है, निम्नतर स्तर की भी प्रगति होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक ही व्यक्ति आगे बढ़े। प्रतिभा को विकास अवसर देना चाहिए, कार्यकुशलता को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जीवन के निम्नतर स्तर को ऊपर बढ़ाना। बेरोजगारी की समस्या देखिए, बेरोजगारी की समस्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बेरोजगारी हद से ज़्यादा है। उसका एक मीनिंग क्या रहता है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा एक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या हो गई है, पढ़े लिखे अनपढ़ों की फ़ौज इकट्ठी हो रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा, अगर हम बात करेंगे तो लोकतांत्रिक पद्धति से विकास किया जा सकता है। ये विकास होना जरूरी है। अगर विकास नहीं होता है या प्रतिमानों से विकास नहीं कर पाते हैं तो खुले रूप से व्यक्ति अपने अधिकारों का, स्वतंत्रता का पालन नहीं कर सकता है या उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें, यही हमारे तो चुनौती भी आ जाती है, यही हमारे एक उद्देश्य भी आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे प्रतिमान क्या है। प्रतिमान देखिए, अगर हम प्रतिमानों की बात करें या फिर मॉडल की बात करें तो ये जो मॉडल हमारे आते हैं 2 आते हैं, बाजार और कल्याणकारी।
ठीक है, बाजार और कल्याणकारी। तो विकास मॉडलों की आलोचना भी बार बार की जाती है, तो उससे पहले हमको पढ़ना है बाजार प्रतिमान और कल्याणकारी राज्य। बाजार प्रतिमान, एक मिनट मैं इसको देख लेती हूँ कि बाजार प्रतिमान कहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आपका नहीं दिया हुआ है बाजार प्रतिमान और ये सब, मैं आपको खुद ही इसके बारे में बता देती हूँ कि बाजार प्रतिमान क्या होता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी हमेशा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दो पॉइंट्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है हमारा बाजार और दूसरा आता है हमारा कल्याणकारी। ये दो हमारे हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में और इनसे क्वेश्चन भी बनकर आता है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे इम्पॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, बाजार प्रतिमान में क्या क्या चीज़ें आती है। एक तो मुक्त व्यापार, बाजार की जो अर्थव्यवस्था को मुक्त व्यापार पर आधारित होनी चाहिए। मुक्त व्यापार क्या मतलब है, आयात व निर्यात के करों से जो व्यापार जो प्रतिबंधित हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम पे आप देखो तो बाजार प्रतिमान के अंतर्गत ये है कि पहले बहुत ज़्यादा आयात निर्यात पर जो टैक्स लगता था वो कम हो गया है। दूसरा, विदेशी पूंजी निवेश होना, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, विदेशी पूंजी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तीसरा है विदेशी तकनीक का यूज़ करना, तो विदेशी पूंजी और तकनीक ये दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है बाज़ार में। देखिए इन दोनों का यूज़ किया जा रहा है लगातार, और इनका यूज़ करने से ही हमारा देश अग्रसर हो रहा है। आधुनिकीकरण होना, जब इन दोनों का यूज़ हो रहा है तो आधुनिकीकरण तो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। ये आप देख लीजिए कि आधुनिकीकरण बढ़ेगा तभी तो हमारा बाज़ार जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि विकास हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे जो 3-4 पॉइंट्स थे ये बाज़ार प्रतिमान में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कल्याणकारी। कल्याणकारी जो व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि कल्याणकारी व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, राज्य का जो परम कर्तव्य है वो समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है, ये आप इस चीज़ को समझते हैं। निर्बलों की रक्षा हमेशा करना होता है, ये भी उनका काम होता है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि एक राज्य एक ऐसे भौतिक सुख साधना की व्यवस्था करे और दूसरी तरफ वो नैतिक विकास की ओर अग्रसर हो, ताकि राज्य के अंदर हमेशा कभी भी गरीबी और अमीरी का भेदभाव ना हो और शांति से सब लोग अपना विकास कर सके, आगे अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये हमारा होता है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होना। आज के टाइम पे क्या है कल्याणकारी व्यवस्था, आज का जो हम अगर टाइम की बात करते हैं तो उसमें होता है कि कल्याणकारी राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया है। वो क्या क्या काम करता है, अनिवार्य और ऐच्छिक 2 तरीके से काम करता है। जो अनिवार्य कार्य होते हैं वो कौन से होते हैं, आंतरिक और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और दूसरा होता है न्याय प्रबंधन को करना। बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, ये भी देखो उनका अनिवार्य कार्यों में आता है। लेकिन ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं, ऐच्छिक कार्य होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य और चिकित्सा पर काम करना, यातायात के साधनों पर काम करना, श्रमिकों की सहायता करना, ये सब आते हैं हमारे ऐच्छिक कार्य। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये सब इतना सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें आप सब इतना पढ़ सकते हो कि विकास की वजह से पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होता है। तो पर्यावरण का नुकसान होने का मतलब ये है कि हमारा जब विकास होता है तो पर्यावरण कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतता है। आज की बात कर, ग्रीन हाउस जो हमारा जो गैसेस बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे विकास की वजह से बढ़ रही है। तो इसीलिए सारे के सारे देश मिलकर ये काम भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस की जो गैसों का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसको कम से कम प्रयोग में किया जाए। बहुत जगहों पर आजकल एड्स बहुत आते हैं कि एक दिन ऐसा बनाओ कि जिसने कार यूज़ नहीं करोगे, एक दिन ऐसा बनाओ कि एसी यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इन वजह से क्या है, हमारे देश में ऐसा तो नहीं कि पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, पर है पॉल्यूशन का चाहे 0.0001% भी अगर पॉल्यूशन कम करने में अपनी सहायता कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो विकास है, देखिए विकास की जो आगे की जो रणनीतियाँ किस प्रकार है, तो उसमें लास्ट पॉइंट सब यही आता है कि किस प्रकार हम अपना विकास करें कि वर्तमान पीढ़ी के दावों और भविष्य के लिए काम करा जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले काम तो ये कि पर्यावरण को सुरक्षित करना। ठीक है, इसमें आपको जो आपकी बुक में जो दिया गया ना, इतना कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम में इतना कुछ आने वाला भी नहीं है, तो आप इस चीज़ को तो छोड़ ही दीजिएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है कि पर्यावरण का जो पर्यावरण की जो रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हमें वो पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है कि सर्वहिताय अर्थव्यवस्था, यानी कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का काम करना चाहिए कि जो सबके लिए हो। न्यूनतम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ऊर्जा का सबसे कम से कम प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जबकि आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ये आप ना भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद क्योंकि आप ये सब पहले पढ़ चुके हो तो इनको क्यों बार बार इसको पढ़ना, आपको क्यों टाइम वेस्ट करना। तो ये आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना है जो ये देखिए, ये जो है ये वाला आप इसको देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें एक बच्चा है, पहले एक लड़की को देखिएगा, उन्हें देख मैं एक नया फ़ोन लाई हूँ, रंगीन स्क्रीन, एक गेम वाला ज़बरदस्त मॉडल है। तो इसमें लड़का कहता है कि ये तो बढ़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले तो नया फ़ोन लिया था, तो उसका क्या हुआ। उसने बोला पुराना मॉडल था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। अब वो लड़का कहता है हाँ तुम जानती हो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो कितना ज़्यादा पैदा होता है और पर्यावरण जो है हमारे इसी की मार को झेल रहा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दूं आपको, ये वाला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे क्या क्या आ सकता है, जैसे कि विकास क्या है, तो आपको बताना है कि विकास एक सस्टेनेबल होता है, यानी कि सतत विकास की धारणा होनी चाहिए। आप 9-10 में भी पढ़ चुके हो, एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है इस सबको आपको अंतरिक्ष में फेंक कर आया जाता है। तो अंतरिक्ष में सोचो कितना कचरा फैल चुका होगा, ये बहुत ही ख़राब बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें नहीं फेंकनी चाहिए, लेकिन हम लोग बार बार एक नए मॉडल या नए उसकी तरफ से चलते हैं। तो आई होप को आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।